हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में जो देख रहे थे बड़ी आंत के बारे में, तो आज फिर दोबारा अपन बड़ी आंत के बारे में देखते हैं एक बार। तो बड़ी आंत जो, क्योंकि अपन ने और जो पार्ट थे आहार नाल के, जैसे ग्रास नली, मुख गुहा, आमाशय, उसके बाद में छोटी आंत, इनके पार्ट अपन पढ़ चुके थे। बड़ी आंत की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, तो बड़ी आंत जो है ये लगभग कितनी 1.5 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। अगर बात करें इसके भागों की, बड़ी आंत जो है तो इसके कितने भाग होंगे। सबसे पहले इसका भाग जो होता है वो कौन सा भाग है, सिक्कम। दूसरा जो भाग होगा वो कौन सा होगा, कॉलन। और तीसरा जो भाग है वो कौन सा है, रेक्टम। और चौथा भाग है इसका सिग्मोइड, ये कॉलन का भाग है रेक्टम, और चौथा जो भाग है वो कौन सा है, एनएस। अगर कॉलन की बात करते हैं तो कॉलन के जो भाग होते हैं वो 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होंगे यहाँ पर, एक होता है आरोही कॉलन, एक होता है अनुप्रस्थ कॉलन, और एक होता है अवरोही कॉलन, और एक होता है सिग्मोइड कॉलन। ये 4 भाग किसके होते हैं, कॉलन के होते हैं। अगर इनके अपने कहाँ कैसे जुड़ते हैं अगर बात करते हैं, तो ये जो पोर्शन है ये कौन सा भाग है, ये छोटी आंत का भाग है, ग्रहणी भाग, जिसको डेड्यूनम कहा जाता है। और डेड्यूनम जो है ये कहाँ, ये बड़ी आंत का भाग है। अब देखो बड़ी आंत जो है यहाँ पर, ये छोटी आंत का भाग होगा। ये छोटी आंत के क्या पाए जाएंगे, लूप पाए जाएंगे। और यहाँ पर ये छोटी आंत जो है ये इस तरीके से यहाँ पे आके क्या कर देती है, ओपनिंग होती है इसकी, किसमें, बड़ी आंत में। तो ये जो है छोटी आंत का कौन सा भाग है, इलियम भाग। ये कौन सा भाग है, इलियम भाग। तो इलियम जो है बड़ी आंत के जिस भाग में खुलता है, ये बड़ी आंत, यहाँ से जो बड़ी आंत जो है यहाँ पर थोड़ी फूली हुई संरचना में होती है, और इस संरचना को कहा जाता है सिक्कम। क्या कहा जाता है, सिक्कम। तो छोटी आंत बड़ी आंत के जिस भाग में खुलती है उस भाग को क्या कहा जाता है, सिक्कम। और यहाँ पर यही छोटी आंत जो है इस तरीके से एक अवशेषी संरचना के रूप में पाई जाती है, और इसे क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहा जाता है। और जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत खुलती है, ये जहाँ स्टार में बना रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा, इलियो सिक्कम, सिक्कल जंक्शन बोल सकते हैं इसको, इलियो सिक्कल जंक्शन। छोटी आंत बड़ी आंत में जिस भाग पर खुलती है, यहाँ पर ये छोटी आंत खुल रही है, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक सर्कुलर मसल पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, स्पाइंक्टर कहा जाता है। और ये स्पाइंक्टर क्या कहलाएगा, स्पाइंक्टर ऑफ ओडी कहलाता है। क्या कहलाएगा, ओडी। उसके बाद में ये बड़ी आंत का ये जो भाग है
ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, कोलन कहलाता है। और कोलन के कितने भाग हैं, 3 भाग होंगे। तो ये भाग जो है जो ऊपर की तरफ चढ़ता है, इसमें अवशोषित भोजन जो होगा वो कहाँ चढ़ेगा, ऊपर। तो इसे क्या कहा जाएगा, आरोही कोलन, आरोही कोलन, असेंडिंग कोलन। यहाँ पर इस तरीके से चलेगा तो ये जो होता है ये कहलाता है अनुप्रस्थ कोलन। ये क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ कोलन। और यहाँ पर जो भोजन इस तरीके से यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, अवरोही कोलन। उसके बाद में ये बड़ी आंत जो है यहाँ पर थोड़ी एक तरफ इस तरीके से क्या होती है, घूमी हुई रहती है। और इसी भाग को क्या कहा जाता है, सिग्मोइड कोलन कहा जाता है। ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा, सिग्मोइड कोलन। ये क्या कहलाएगा, सिग्मोइड कोलन कहलाता है। और सिग्मोइड कोलन जो है वो आगे जाकर यहाँ पर एक फूली हुई संरचना का क्या करता है, निर्माण। और इस तरीके से एक छोटी कैनाल के रूप में, छोटी नलिका के रूप में ये क्या करता है, बाहर खुलता है। तो इसका ये भाग जो फूला हुआ भाग बना हुआ है ये भाग क्या कहलाएगा, रेक्टम कहलाएगा, मलाशय। क्या कहलाएगा, मलाशय कहलाएगा। और जहाँ से ये ओपनिंग हुई है ये क्या कहलाएगा, एनस, मलद्वार जिसे कहा जाता है। तो ये किसके भाग हो गए, बड़ी आंत के। और यहाँ पर ये एक नली रूपी छोटी संरचना का निर्माण होता है। इस नली रूपी छोटी संरचना जो है इसको क्या कहा जाता है, एनल कैनाल, एनल कैनाल कहा जाता है। यहाँ पर भी 2 स्पाइंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्पाइंक्टर होगा और एक आउटर एक्सटर्नल स्पाइंक्टर होता है। तो यहाँ जो होता है ये होगा, ये तो इंटरनल स्पाइंक्टर। और यहाँ पर जो स्पाइंक्टर जो होगा, जो अवरोधनी पाई जाएगी, ये कौन सी अवरोधनी होगी, एक्सटर्नल अवरोधनी पाई जाती है। तो ये किसके भाग हैं, ये बड़ी आंत के भाग हैं। अगर बड़ी आंत का कार्य देखते हैं तो बड़ी आंत क्या काम करेगी, ये काम क्या करती है बड़ी आंत, यह अवशोषित या पचित भोजन में से, यह भोजन में से किसका अवशोषण, जल का अवशोषण करती है। क्या काम करेगी, क्योंकि भोजन के जो अधिकांश अणु जो हैं वो कहाँ अवशोषित हो जाते हैं, जेजुनम और इलियम भाग में। जो छोटी आंत का जो भाग होता है जेजुनम और इलियम, उसमें क्या हो जाते हैं, ये अवशोषित हो जाएंगे। उसके अलावा जो पार्ट बचता है ज़्यादातर क्या बचेगा, जल। और वो जल पहुँचेगा कहाँ पर, छोटी आंत, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में मुख्यतः किसका अवशोषण होगा, जल का अवशोषण किया जाता है। उसके बाद में जो अर्ध ठोस पदार्थ कहाँ पहुँच जाएगा, मलाशय में। उसके बाद में उसको मल के साथ क्या कर दिया जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये किसके पार्ट थे, बड़ी आंत के। अपन ने ये लगभग क्या हो गए, जो हार्नाल के पार्ट थे, पहले मुख गुहा, उसके बाद में ग्रास नली, ग्रास नली कहाँ खुली, आमाशय में, आमाशय के बाद में छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत। ये अपने कंप्लीट हो गए। उसके बाद में 2 ग्रंथियाँ बच रही हैं, एक यकृत और एक अग्नाशय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर यकृत के बारे में। नेक्स्ट जो है पार्ट वो है यकृत, लीवर। तो पाचन तंत्र जो है उसमें यकृत का जो कार्य रहेगा वो क्या काम रहेगा, पित्त का निर्माण करना और पित्त का स्त्रावण करना। यकृत जो है ये है
हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, तो इसकी जो उत्पत्ति होती है, क्योंकि जब भ्रूण का निर्माण होता है 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो यह किसके द्वारा बनता है? एंडोडर्म के द्वारा। एंडोडर्म के द्वारा बनता है। अगर इसकी वेट की बात करते हैं, इसका भार कितना होगा? लगभग 1.3 से लगभग 1.6 किलोग्राम के आसपास इसका क्या होता है? वेट होता है। ये लगभग होता है, ये तो स्त्रियों के अंदर पाया जाता है, और ये वेट जो होता है ये कहाँ होता है? पुरुषों के अंदर होता है। तो इसका भार कितना हो जाता है? लगभग 1.3 से 1.6 किलोग्राम होता है। उसके बाद में यकृत पाचन तंत्र में, या यकृत पाचन तंत्र में नहीं बोल के अपन इसको बोलते हैं यकृत। इसकी संरचना की बात करते हैं तो यकृत की संरचना जो है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट, जिनको यकृत पालिया कहते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर अपन एक पाली की जैसे बात करें, ये फाइब्रस टिश्यू के द्वारा या फाइबर कोलेजन प्रोटीन जो है उसके द्वारा बना हुआ भाग है, जिसे क्या कहा जाएगा? यकृत पाली कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा? ऐसी बहुत सारी यकृत पालियां जो है वो किसकी संरचना का निर्माण करती है? यकृत की संरचना। क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगी? यकृत पालियां। इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होगी? यकृत पालियां। इस तरीके से बहुत सारी यकृत पालियां जो हैं वो किसका निर्माण करती हैं? यकृत का निर्माण करती हैं। तो ये जो है ये भाग क्या कहलाएगा? ये भाग क्या कहलाता है? यकृत पाली। क्या कहलाएगा? यकृत पाली। उसके बाद में देखते हैं तो ये यकृत पाली में जो है बीच में यहाँ पर एक कोटर पाई जाती है, जो एक किसका काम करती है? वीन्स का काम करती है, शिरा जो है। और इस वीन में जो है जो यकृत पालिया जो है, इस यकृत पाली में क्या पाई जाती है? जो यकृत कोशिकाएं जो होती हैं, हिपेटोसाइट या हिपेटिक सेल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। और वो इस तरीके से क्या होगी? यहाँ पर अरेंज होती है। तो ये जो है ये कौन सी कोशिकाएं हैं? यकृत कोशिकाएं। इनमें से एक को अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगी हिपेटोसाइट्स, अगर ये चेन जो है इसको बोलते हैं ये हो जाएगी हिपेटिक कॉर्ड। इस तरीके से। और जो हिपेटिक कोशिकाएं जो हैं ये क्या काम करती है? पित्त निर्माण का कार्य करती हैं। इस तरीके से यकृत जो है इसमें क्या पाई जाती है? हिपेटिक कोशिकाएं पाई जाती है, हिपेटोसाइट्स जिनको कहा जाता है ये। तो इसकी अगर अपन बात करते हैं तो एक कोशिका जो है ये तो कहलाती है हिपेटोसाइट्स या हिपेटिक कोशिका या यकृत कोशिका बोल सकते हैं, जिनके द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा? पित्त का निर्माण किया। और ये जो चेन जो बन रही है इसे क्या कहा जाता है? हिपेटिक कॉर्ड। इसे क्या कहा जाएगा? हिपेटिक कॉर्ड कहा जाता है। उसके बाद में इन यकृत जो हिपेटोसाइट कोशिकाएं हैं इनके कारण एक चैम्बर का, एक कंपार्टमेंट का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? यकृत कोटर या सिनोसॉइड्स कहा जाता है। तो ये जो है ये भाग जो क्या कहलाएगा? सिनोसॉइड्स
या इसको बोल सकते हैं यकृत कोटर। और इस यकृत कोटर में जो है हेपेटिक जो इनकी साइड की जो वॉल बनती है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। इस तरीके से, और ये कोशिकाएं जो हैं, ये कोशिकाएं कहलाती है कुप्फर कोशिकाएं, जो क्या होती है महाभक्षकाणु का कार्य करती है, अर्थात जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अंदर पहुंचता है उसको क्या करने का कार्य करती है, उसका फेगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा डिस्ट्रॉय करने का क्या करेगी, एक कार्य करती है। तो ये इस तरीके से क्या पाई जाती है, ये कुप्फर कोशिकाएं। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं क्या कहलाती है, कुप्फर कोशिकाएं कहलाती हैं। और ये कुप्फर कोशिकाएं जो होती हैं, ये कैसी होती है, महाभक्षकाणु प्रकार की होती हैं। और आगे अगर देखते हैं तो जहाँ पर ये दो कौन यकृत पालिया जो है आपस में मिलती है, ये फाइब्रस टिश्यू है, या जिसको अपन बोल सकते हैं कोलेजन प्रोटीन के द्वारा क्या होता है, कोलेजन तंतु जो है इस तरीके से यहाँ पर क्या होती है। तो यहाँ पर जो स्पेस होता है, इस स्पेस में यहाँ पर छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में यहाँ पर कौन खुलता है, एक तो बाइल डक्ट खुलती है, और ये बाइल डक्ट जो है, ये बाइल डक्ट छोटी छोटी बाइल डक्ट मिलकर क्या करेंगी, एक कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती है। क्योंकि जो यकृत जो होता है उस कितनी पालियाँ होती है यकृत, अगर इस तरीके से यकृत की मुख्यतः अपन को कितनी पालियाँ दिखाई देती है, दो पालियाँ दिखाई देती हैं। परंतु अगर अपन इसको सामने से देखते हैं तो अपन को कितनी पालियाँ दिखाई देंगे, दो लोब्स दिखाई देते हैं यकृत में। कौन कौन से, एक तो राइट लोब और एक लेफ्ट। परंतु अगर अपन इसको पीछे की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पर अपन को दो लोब और दिखाई देते हैं, जो इन दोनों के जॉइंट बिंदु पर पाए जाते हैं। एक होता है क्वाड्रेट और एक होता है कॉर्डेट लोब। एक तो क्या होगा, क्वाड्रेट लोब और एक होता है कॉर्डेट, ये कॉर्डेट लोब। तो यहाँ पर ये चार लोब हो गए, एक ये राइट लोब, एक लेफ्ट लोब और एक कॉर्डेट और एक क्वाड्रेट। दूसरी बात, जो ये राइट लोब जो होता है, यहाँ पर एक पत्तीनुमा संरचना क्या होती है, लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे क्या कहा जाता है, पीताशय कहा जाता है। तो वास्तव में तो ये पीताशय जो है अपन को वैसे सामने से देखते हैं तो ये किस भाग से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, ये राइट लोब से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। परंतु अगर इस वास्तव में जो है ये किससे जुड़ता है, ये क्वाड्रेट लोब से जुड़ा होता है। पीताशय इसी लोब से जुड़ता है। वास्तव में तो वो किस लोब से जुड़ा हुआ है, क्वाड्रेट लोब जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से कितने पार्ट हो गए, यकृत जो है चार पालियों से मिलकर बना होता है। यहीं पर क्या पाया जाता है, पीताशय पाया जाता है। यकृत की जो वाहिनियां जो है, कौन कौन सी वाहिनियां किससे कनेक्शन होता है, ये अपन पहले देख चुके हैं, एक बार और रिपीट करता हूँ। तो लेफ्ट लोब जो है यहाँ से कौन आएगा,
लेफ्ट हिपेटिक डक्ट जो है, और राइट लोब से क्या है कि राइट हिपेटिक डक्ट, और दोनों आपस में मिलकर क्या बना देती है, कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती हैं। और कॉमन हिपेटिक डक्ट जो है वो किसके साथ मिलेगी, यहाँ से जो वाहिनी निकलती है ये कौन सी है, सिस्टिक डक्ट। ये जो है पित्ताशय से जो निकल रही है वो क्या कहलाएगी, सिस्टिक डक्ट कहलाएगी। और ये सिस्टिक डक्ट जो है किसके साथ मिलती है, कॉमन हिपेटिक डक्ट जो है इसके साथ मिल जाती है, और मिलकर किसका निर्माण कर लेती है, यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से ये जुड़ता है। तो ये जो है ये तो क्या कहलाएगी, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और ये क्या कहलाएगी, राइट हिपेटिक डक्ट। और ये दोनों मिलकर इनने क्या बनाया, पहले तो कॉमन हिपेटिक डक्ट, और कॉमन हिपेटिक डक्ट जो है वो किसके साथ, ये क्या है, सिस्टिक डक्ट। और इस सिस्टिक डक्ट जो है किसके साथ मिलकर, कॉमन हिपेटिक डक्ट के साथ मिलकर एक सह नलिका का निर्माण करती है, और ये सह नलिका जो है ये क्या कहलाएगी, कॉमन बाइल डक्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कॉमन बाइल डक्ट। तो ये अपन पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब ये कहाँ जाके कनेक्शन होगा इसका, जो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है, जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जो है उसके साथ कनेक्शन होगा, और कॉमन जो पेनक्रियाटिक और बाइल डक्ट जो है मिलकर कहाँ खुलेगी, ये ग्रहणी भाग में खुलती है। तो अगर अपन यकृत का एक भाग लेते हैं, मान लो यहाँ से अपन ने काट के देखते हैं तो अपन को इस तरीके का दिखाई देगा। अर्थात यहाँ पर यकृत जो है वो छोटे छोटे लोक्यूल्स जो है, कंपार्टमेंट जो है उनके द्वारा क्या होगा, बना हुआ होगा। तो इस कंपार्टमेंट को या भाग को अपन क्या कहा जाएगा, यकृत कोटर कहा जाएगा। और यकृत कोटर जो है उसमें कौन पाई जाती है, हिपेटोसाइट या हिपेटिक सेल्स जो कोशिकाएं पाई जाती है, यकृत कोशिकाएं जिनको बोल सकते हैं। और ये यकृत कोशिकाओं की व्यवस्था के कारण यहाँ पर क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे कोटर बन जाते हैं। इन कोटरों को क्या कहा जाता है, साइनोसॉइड्स कहा जाता है या यकृत कोटर कहा जाता है। और यकृत कोटर जो है उनमें क्या पाई जाती है, ये कौन सी कोशिकाएं, हिपेटोसाइट कोशिकाएं जो है उनको घेरे हुई कौन पाई जाती है, कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती है। और ये कुप्फर कोशिकाएं जो होती हैं क्या होती है, महाभक्षकाणु प्रकार की होती है। अर्थात ये क्या करती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा मारने का कार्य करती हैं। और हिपेटोसाइट जो सेल्स यही कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, बाइल या पित्त रस का निर्माण किया जाता है। पित्त रस का निर्माण किया जाता है। इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, पित्त रस का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर ये पित्त रस जो क्या काम करेगा, वो इसके यकृत का जो कार्य है उसमें आ जाएगा अपना। तो ये यकृत की क्या थी संरचना। अगर अपन यकृत के कार्य की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या कार्य करता है यकृत। तो कार्य की बात करते हैं तो कार्य में पहला तो क्या हो जाएगा, फैट वसा के पाचन में सहायता करना, वसा के पाचन में सहायक। वसा के पाचन में कैसे सहायक करेगा, सहायक होगा क्योंकि पित्त रस जो है वो किस पर काम करता है, पित्त रस ये है वसा पर कार्य करके वसा को छोटी छोटी गोलियों
में तोड़ने का कार्य करता है। तो ये पित्तरस जो है ये क्या काम करता है, वसा जो है उसको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, क्योंकि जो लाइपेज एंजाइम जो है, जो लाइपेज एंजाइम क्या काम करेगा कि ये डायरेक्ट वसा पर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि जो वसा के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को डायरेक्ट लाइपेज एंजाइम पाचन नहीं कर सकता। तो ये पित्तरस क्या काम करेगा, वसा जो है ये बड़ा अणु है मान लो, इसको छोटे छोटे अणुओं में क्या कर देता है, ये तोड़ देता है, और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। और तो ये क्या है, वसा का बड़ा अणु बोल सकते हैं अपन। और ये हो गई वसा की छोटी छोटी गोलियां। तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, पाइसीकरण। ये काम किसने किया, ये काम किया पित्तरस ने, अर्थात पित्तरस के द्वारा वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, पाइसीकरण कहलाती है। और अब क्या होगा, जो अपन ने वसा के छोटी छोटी गोलियां बनी है किसके द्वारा, पित्तरस के द्वारा, तो अब इस पर कौन काम कर जाएगा, लाइपेज एंजाइम। इस पर कौन कार्य करेगा, लाइपेज एंजाइम कार्य कर देता है, और ये क्या काम कर देता है, वसा का पाचन कर देता है। तो पहला काम जो है वो यकृत का वो क्या है, जो वसा के पाचन जो होगा उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। दूसरी अगर अपन बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी ये क्या करेगा, सहायक होता है। दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरा पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करेगा, सहायक। कैसे, क्योंकि जो अपन फूड लेते हैं उस फूड में अगर मान लो अधिक मात्रा में हमारे शरीर जो है उसकी रिक्वायरमेंट से अधिक मात्रा में ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, तो ये जो है ये क्या काम करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है, क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर भोजन जो संचित रहता है वो किसके रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लूकोज को किस में बदलने का कार्य करता है, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन। और ये क्रिया क्या कहलाएगी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजीनेसिस। क्या कहलाएगी, ग्लाइकोजीनेसिस। तो ग्लाइकोजीनेसिस अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करने का कार्य, ग्लाइकोजन का निर्माण अर्थात जो हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। अगर मान लो हमारे शरीर में हमको भोजन नहीं मिल पाता है, भोजन नहीं मिल पाने के कारण क्या होगा, अब हमको अंदर से ऊर्जा लेनी पड़ेगी, और हमारे अंदर जो भोजन संचित है वो किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन को वापस किस में बदलने का कार्य, ग्लूकोज में कार्य कौन करता है, ये कार्य भी कौन करेगा, यकृत में होता है। और यकृत में ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निर्माण अर्थात ग्लूकोज का क्या होगा, टूटेगा, और इसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा ग्लाइकोजन को किस में बदला जाता है, ग्लूकोज में, और ये काम किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। तो जीनेसिस मतलब निर्माण और लाइसिस मतलब क्या होता है, टूटना। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के में निर्माण जो हुआ अर्थात जो भोजन संचित होगा किस रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में, और उस क्रिया को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजीनेसिस। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निर्माण की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाएगी, ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ये तो कार्बोहाइड्रेट, कभी कभार क्या होता है कि यकृत जो है वो किसको, वसा, अमीनो अम्लों
अमीनो एसिड्स, इनको भी क्या करता है, किस में बदलने का कार्य करता है, ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। तो वसा, अमीनो अम्ल और इनको किस में बदलने का कार्य करता है, ग्लाइकोजन में, और इसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस या ग्लाइकोजीनोलाइसिस। अर्थात इनको तोड़ के किसका निर्माण करता है, वो ग्लाइकोजन का क्या करता है, निर्माण करता है कभी कभार वसा और इनको। उसके अलावा और बात करते हैं, जैसे प्रोटीन निर्माण जो होती है, जैसे अगर मान लो यहाँ पर हिपेरिन जो होता है उसका निर्माण भी कहाँ होता है, यकृत में। हिपेरिन का निर्माण यकृत में होता है। तो हिपेरिन जो है ये क्या काम करता है, रक्त के थक्का जमने से रोकता है। यह रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से क्या करता है, रोकता है। तो रक्त वाहिनियाँ जो है हमारी, उन रक्त वाहिनियों में रक्त लगातार बहता रहता है, रक्त जमता नहीं है। तो उस जमने को रोकने के लिए कौन कार्य करता है, हिपेरिन काम करता है। तो हिपेरिन का जो निर्माण होगा वो भी कहाँ होता है, यकृत में होता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे जो क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं, रक्त के जमने के कारक जो हैं, जैसे फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन। प्रोटीन का निर्माण भी कहाँ होता है, यकृत में होता है। तो इनका निर्माण भी कौन करता है, यकृत करता है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन, और ये कहाँ काम में आती है, जब रक्त का थक्का जमता है, हमारे पास कोई चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद में जो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है, उसमें ये दोनों कारक क्या करते हैं, सहायक होते हैं। उसके अलावा अगर और कार्य देखते हैं, जैसे विटामिन ए का संश्लेषण व स्टोरेज करने का कार्य करता है। विटामिन B12 जो है उसका संचय करने का काम करता है। विटामिन डी जो होता है उसका भी संचय किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है। उसके बाद में अगर यहाँ पर जो है भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होगा, यकृत में होता है। तो भ्रूण अवस्था में जो रक्त का निर्माण करने का कार्य करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, रक्त के द्वारा किया यकृत के द्वारा किया जाता है। अगर वयस्क अवस्था में देखते हैं, वयस्क अवस्था में जस्ट इसके विपरीत कार्य करने लग जाता है, क्योंकि आरबीसी जो है उस आरबीसी का जो डिस्ट्रॉय जो होता है उस किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा। अर्थात आरबीसी का विखंडन किया जाता है। बिलरुबिन, बिलवर्डिन जो वर्णक जो होते हैं, जो किस में पाए जाते हैं, पित्तरस में पाए जाते हैं, उनका निर्माण किससे होता है, आरबीसी के विखंडन से किया जाता है, किसमें, यकृत में। उसके अलावा अगर और बात करते हैं, जैसे अमोनिया का निर्माण होता है, तो जो नाइट्रोजनी जो अपन प्रोटीन जो खाते हैं, ये प्रोटीन जो है पहले किस में बदल दी जाती है, अमोनिया। और ये अमोनिया जो है ये क्या होती है, अत्यधिक घातक होगी हमारे शरीर में अगर इसका कुछ समय के लिए रुका हुआ है। अगर इसका स्टोर होता है तो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक क्या होगी, घातक होगी। दूसरी बात, इसको बाहर निकालने के लिए अत्यधिक किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है।
तो यकृत क्या करता है, इस अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया में बदलने का कार्य करता है। तो और हम जो है नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को किसके रूप में बाहर निकालते हैं, यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। तो अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। और ये चक्र जो है ये क्या कहलाता है, आर्निथिन चक्र कहलाता है। उस आर्निथिन चक्र के द्वारा अमोनिया किस में चेंज हो गई, यूरिया में। और इस यूरिया को किसके रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। और ये इसकी तुलना में कम घातक होगा, अर्थात इसको इसकी तुलना में अधिक समय तक शरीर में रोका जा सकता है, परंतु इसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का स्त्रावण जो होता है वो किस में होता है, फिश जो मछलियां जो होती हैं उनमें किया जाता है। और उनमें उसको अमोनिया को तुरंत बाहर निकालने के लिए अत्यधिक जल की क्या होगी, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारे यकृत जो है ये क्या काम करता है, यूरिया में अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। तो ये यकृत के क्या हो गए, मेन फंक्शन हो गए। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो है पेनक्रियाज की बात जो करेंगे अपन वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में।